नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप अभी कैप्शंस में देख रहे हैं, आज से हम लोग बिहार दरोगा की जो संपूर्ण तैयारी है, उससे संबंधित कुछ अपने तरफ से जो हम लोग का यानी कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम आने वाला है, उस एग्ज़ाम में ज्योग्राफी और पॉलिटी और इसी से संबंधित और भी विषय हैं, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के रिवीजन सीरीज, यानी कि अभी हम देख रहे हैं कि ये रिवीजन सीरीज हम लोग ला रहे हैं। इस रिवीजन सीरीज में अलग अलग जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आइए, ज़्यादा अगर हम लोग देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर सबसे पहला बात आ रहा है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है। देखो, भूगोल में जैसे ही किसी बात की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले दो शब्द इसमें बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक है अक्षांश और दूसरा होता है जिसे हम लोग देशांतर के नाम से जानते हैं। अब अक्षांश क्या है? तो मैप में इस प्रकार की जितनी भी रेखाएं खींची जाती हैं, ये सभी के सभी रेखा को हम लोग अक्षांश कहते हैं। और ऐसे जितना भी रेखा खींचा जाता है, इस तरह की रेखा को हम लोग देशांतर कहते हैं। ठीक है। तो यह अक्षांश और देशांतर से हमें क्या पता चलता है? तो अक्षांश के द्वारा किसी भी क्षेत्र का हमें उत्तर और दक्षिण विस्तार हमें पता चलता है, नॉर्थ टू साउथ पता चलता है। और जब हम लोग देशांतर की बात करते हैं, तो देशांतर से किसी भी भाग का पश्चिम से पूर्व विस्तार हमें पता इससे चलता है। बहरहाल, अब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार का अक्षांश विस्तार क्या है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड। ठीक है, यानी कि 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट, ठीक है, और 15 सेकंड माना जाता है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको एक और चीज को याद रखना है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। आपसे हो सकता है कि पूछा जाए कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के, और अधिकतम कितना है? तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। ठीक है। और यदि हम लोग अंडमान निकोबार के हिसाब से देखें, तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ माना जाएगा। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का देशांतरी विस्तार क्या है। यानी कि देशांतर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो देशांतर को हम लोग लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, यानी कि इसे लॉन्गिट्यूडल लाइंस माना जाता है। ठीक है। तो देशांतरी विस्तार की यदि हम लोग बात करें, तो यहाँ पर देखो, इसका सही जवाब क्या होगा? तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के, ठीक है, कुछ जगह पर 50 है, किस जगह पर 20 है, से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूरा माना जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर 50 कर दें, तो इस हिसाब से ये वाला उत्तर हमारा सही होगा। ठीक है। अब यहाँ पर ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत का देशांतरी विस्तार क्या है, यानी कि भारत का यदि हम लोग देशांतर के बारे में चर्चा करें, तो कितना होगा? तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक विस्तार है। ये जो हम लोग दोनों तरफ पूरब पूरब लिख दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि भारत पूरी तरह से कहाँ पर है? तो हम लोग को याद रखना है कि गोलार्ध में भारत पूरी तरह से पूरब में स्थित है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जैसे हम लोग ईस्ट ईस्ट देख रहे हैं, तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि जब भारत ही पूर्वी गोलार्ध में है, तो बिहार भी पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को अगर हम लोग देखें, तो ये कह रहा है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। ठीक है।
अब इस आधार पर हमें कुछ पॉइंट्स को याद रखना है कि इस आधार पर यदि प्रश्न पूछा जाए कि यह भारत का कितना है, तो यह भारत के, यानी कि यह भारत के कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होगा? तो याद रखना है कि ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.86% है। और इसी आधार पर यदि हम लोग बात करें तो भारत में इसका स्थान क्या है? तो ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, यानी कि ज्योग्राफिकल, यदि हम लोग बात करें एरिया के आधार पर, ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर, ठीक है, इसका स्थान कितना है? तो ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर इसका स्थान, ठीक है, भारत में कितना है? तो इसका स्थान भारत में 12वां माना जाता है, ठीक है। और जनसंख्या के हिसाब से यह केवां स्थान रखता है? तो जनसंख्या के हिसाब से लिख याद रखिएगा कि तीसरा स्थान रखता है। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई कितनी है? यानी कि जैसा मैंने बताया कि ये बिहार के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, तो जहां हम लोग बिहार के पूर्व से पश्चिम तक की जैसे लंबाई की चर्चा किया, इसका मतलब ये है कि इसकी चर्चा किस आधार पर हो रही है? तो याद रखिएगा कि इसकी चर्चा जो हो रही है, यह चर्चा हो रहा है देशांतर के आधार पर, ठीक है। तो बिहार की पश्चिम से पूरब तक की यदि लंबाई की चर्चा किया जाए तो यह कितना माना जाएगा? तो यह माना जाता है 483 किलोमीटर। और ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो 345 किलोमीटर है, यह इसका क्या है? तो 345 किलोमीटर ये बिहार का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का जो विस्तार है, उस आधार पर। इसी चीज को हम लोग थोड़ा समझने के लिए अगर ऐसे इस मानचित्र पर यदि हम लोग देखें, तो यहाँ पर यदि इस मानचित्र को हम लोग देखते हैं तो इस पे ध्यान दोगे कि जैसे हम लोग जब यहाँ की चर्चा कर रहे हैं तो इधर से इधर तक की विस्तार के बारे में चर्चा हो रही है। तो यहाँ से इधर तक, यानी कि यह पश्चिम से लेकर के पूरब तक की यदि लंबाई के बारे में चर्चा करें तो यह कितना किलोमीटर है? तो ये 483 किलोमीटर है। क्लियर है? और अगर हम लोग ठीक इसका उत्तर से, अगर हम लोग दक्षिण तक की बात करें, यानी उत्तर से दक्षिण तक की विस्तार की यदि हम लोग चर्चा करते हैं, तो उत्तर से दक्षिण तक की इसकी जो लंबाई है, यह कितना है? तो याद रखना है कि यह है 345 किलोमीटर है। क्लियर है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। और अगला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हो कि 5वां नंबर का ये प्रश्न है। तो जब हम लोग 5वें नंबर के प्रश्न बनाते हैं तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि बिहार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा कवर करता है, यानी कि कितने हिस्से पर यह विस्तारित है। अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया ये कितने पर विस्तारित है, तो 2.86% पर ये विस्तारित है। और यहाँ पर यदि हम लोग बात करें कि ये किस आधार पर है, तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि बिहार का कुल क्षेत्र, यानी कि अगर हम इसको देखते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है, तो हम लोग को याद रखना है यह क्षेत्रफल जो है ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है? और साथ साथ में यहाँ पर याद रखना है कि ये भारत में राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर इसका स्थान कितना है, तो इसका स्थान जो है वह 12वां है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न कह रहा है समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई, यानी कि एवरेज एलिवेशंस लगभग कितनी है? ठीक है, याद रखिएगा कि जैसे हम लोग किसी भी स्थान का यदि हम लोग ऊंचाई के बारे में चर्चा करते हैं, तो यह ऊंचाई जब भी मापी जाती है तो यह ऊंचाई हमेशा मापी जाती है सी लेवल से। ठीक है, मतलब है कि यह ऊंचाई जब भी मापी जाएगी तो यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मापी जाती है।
अब इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कुछ और होगी, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कुछ और होगी, और इसकी ऊंचाई भी समुद्र तल से कुछ और होगी। तो ए स्थान की ऊंचाई कुछ है, बी स्थान की ऊंचाई कुछ है, सी स्थान की ऊंचाई कुछ होगी। तो इस आधार पर यदि हम लोग जैसे देखते हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि कितना है। अच्छा, एक और चीज़ को याद रखना है, जब भी ये ऊंचाई मापी जाएगी तो या तो यह ऊंचाई फीट में मापा जाएगा, या फिर ऐसे ऊंचाई को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो इसकी ऊंचाई मापने के लिए हम लोग मीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि बिहार की औसत ऊंचाई क्या है, तो यहाँ पर मीटर ही लिखा हुआ है, यहाँ पर फीट नहीं लिखा हुआ है। तो मीटर के हिसाब से यदि देखा जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो यह 53 मीटर है। और यदि इसको फीट के आधार पर कहा जाए तो ये फीट के आधार पर कितनी ऊंचाई मानी जाएगी, तो यह माना जाता है 173 फीट इसकी मानी जाएगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन फीट में पूछता है तो सही जवाब होगा 173, और अगर मीटर के हिसाब से पूछता है, ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 53 मीटर। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भौगोलिक रूप से बिहार का आकार मुख्य रूप से कैसा है। ठीक है, यह क्या ट्रायंगुलर है, यानी कि इस प्रकार का क्या ये है, क्या ये क्वाड्रिलेटरल से है, यानी कुछ इस प्रकार से ये है, इसका विस्तार है, क्या ये सर्कुलर है, या फिर कुछ इरेगुलर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो यह चतुर्भुजाकार है। ठीक है, यानी कि जैसा तुम लोग देख रहे हो कि जैसे अगर हम लोग ने अभी चर्चा किया कि चौड़ाई कितनी किलोमीटर है, तो 483 किलोमीटर है, और लंबाई कितनी किलोमीटर है, तो अभी हम लोग ने लिखा कि यह 345 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो इसका आकार कुछ इस प्रकार का माना जाएगा। क्लियर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम में किस विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो नमी से भरपूर होती है, यानी कि पश्चिमी चंपारण। ठीक है, अब यहाँ पर देखो होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि यहाँ पर किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो पेडमंट स्वाम्प सॉइल इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यानी पेडमंट स्वाम्प मिट्टी इसको बोला जाता है, यानी कि पेडमंट स्वाम्प मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। बलथर मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, तो यह सुदूर दक्षिण में पाया जाता है। यह सुदूर दक्षिण बिहार में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जबकि बांगर और जो तराई की मिट्टी है, ठीक है, तो बांगर मिट्टी हम लोग जैसा देख सकते हैं कि ये गंगा के मैदानी भाग में, और तराई की जो मिट्टी है ये इसी के भाग में, यानी कि उत्तर बिहार के उत्तरी भाग में ये पाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस प्रशासनिक प्रमंडल में जिलों की संख्या सबसे कम है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट को हम लोग को याद रखना है कि बिहार में यदि हम लोग बात करें तो कुल परमंडल की संख्या कितनी है, यानी कि कुल परमंडल की यदि हम लोग संख्या के बारे में चर्चा करें तो बिहार में परमंडल की संख्या कुल 9 है। और अगर हम लोग बात करते हैं कुल जिले की, तो कुल जिले की जो संख्या है, यानी बिहार में कुल जिलों की संख्या के बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो कुल जिलों की संख्या है 38। तो हर प्रमंडल में कुछ न कुछ जिले होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर बात करते हैं कि यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि कोसी प्रमंडल सारण, भागलपुर और मगध में जिलों की संख्या इसमें सबसे कम किसमें होगा, तो यहाँ पर याद रखना है कि कोसी प्रमंडल की हम लोग जहाँ तक बात करते हैं तो कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं। यदि हम लोग सारण के बारे में चर्चा करते हैं, क्लियर है, तो सारण प्रमंडल में भी कितने जिले हैं, तो 3 जिले हैं। भागलपुर प्रमंडल की यदि हम लोग बात करें तो इसमें 2 जिले हैं। और मगध प्रमंडल के बारे में चर्चा करें तो मगध प्रमंडल में कुल जिले की संख्या कितनी है, तो 5 है।
तो यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से सबसे कम जिले किसमें हैं, तो इसमें से सबसे कम जिले भागलपुर में है। और यदि हम लोग बात करते हैं कि भागलपुर में कितने यानी कि जिले होंगे, तो एक तो हो जाएगा इसमें भागलपुर, और जो दूसरा इसके अंदर में जिला हो जाएगा वह जिला कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा इसके अंदर में जो जिले हैं वो हो जाता है बांका। तो यहाँ पर दो जिले आ जाते हैं, एक है भागलपुर, दूसरा है बांका। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि रामनगर दून की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरे, रामनगर दून की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो रामनगर दून की जब बात करते हैं तो सोमेश्वर श्रेणी में है, और इसमें जो भाग है जिसके बारे में चर्चा किया जा रहा है ये है संतपुर। ठीक है। और जैसे हम लोग बात करते हैं तो यह इलाका कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखना है कि यह उत्तर पश्चिम में इसकी स्थिति मिलती है, संतपुर। और संतपुर के पास इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये कि इसकी ऊंचाई है 242 मीटर, यह ऊंचा माना जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिहार के गया और राजगीर क्षेत्र की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है। ठीक है, याद रखिएगा कि यह मुख्य रूप से कैसे शैलों से बनी हुई है, तो यह मुख्य रूप से ढालवार शैलों की बनी हुई है। मैं बात करें कि बिहार के गया और राजगीर में कैसे शैलें मिलती हैं, तो इसको याद रखिएगा कि बिहार के गया और राजगीर में मुख्य रूप से कैसे शैलें मिलती हैं, तो यह धारवार शैलें मिलती हैं। टरीशरी शैल कहाँ पर मिलता है, तो यह बिहार के उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार पाया जाता है। विंध्य शैल कहाँ पर मिलेंगे, तो यह दक्षिण पश्चिम में इसकी शैलें मिलती हैं। और क्वाटनरी शैल्स कहाँ पर मिलता है, तो यह बिहार के बिहार के मैदानी भाग में यह शैल पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा, यानी कि पहाड़ियाँ मुख्य रूप से कैसे शैल की बनी हुई है, तो ये धारवार क्रम की शैल की बनी हुई है। अब अगला कह रहा है कि सोमेश्वर की श्रेणी की चट्टानें किस काल के और ये बिहार के किस जिले में। तो अभी जैसा हम लोगों ने चर्चा किया कि सोमेश्वर की जो श्रेणी है, सोमेश्वर की श्रेणी स्वाभाविक है कि यह टर्शरी शैल मानी जाती है, यानी कि पश्चिमी चंपारण में इसी शैल से यह बना हुआ है। अगला प्रश्न की तरफ देखिए, गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है। तो याद रखना है कि गंगा नदी बिहार में बक्सर से प्रवेश करती है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जाता है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा की लंबाई बिहार में कितनी है। तो याद रखना है कि गंगा की लंबाई बिहार में कितनी किलोमीटर है, तो यह 445 किलोमीटर है। ठीक है, और साथ साथ में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह गंगा बिहार के कितने जिलों से होकर के बहती है, तो इसका सही जवाब होगा कि यह बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है। बिहार की कौन सी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिलती है। अब जैसे जैसे यहाँ पर यह प्रश्न पूछ रहा है कि कैसे मिलती है, तो देखो ये सपोज ये हम लोग अगर ऐसा लिखते हैं कि यह गंगा नदी है, तो जैसे हम लोग गंगा नदी की देख रहे हैं तो गंगा नदी इस तरह से बह रही है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हम लोग चर्चा करते हैं कि घाघरा नदी, यदि हम लोग बात करते हैं गंडक नदी, यदि हम लोग बात करते हैं कोसी नदी, तो यह सब जितनी भी नदी हैं यह उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। यह नॉर्थ टू साउथ की ओर बहती आ रही है। डायरेक्शंस भले अलग होगा लेकिन ये उत्तर से दक्षिण। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे हम लोग अगर देखते हैं तो सोन नदी है, यदि हम लोग बात करते हैं सोन नदी, यदि हम लोग बात करते हैं पुनपुन नदी, यदि हम लोग बात करते हैं पुनपुन नदी, तो ये सब कैसे है, तो यह जो है यह साउथ टू नॉर्थ की तरफ बह रही है ना। यहाँ से यह साउथ टू
नॉर्थ की तरफ ये बह रही है और इस तरह से ये गंगा में मिल रही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोन। अगले प्रश्न का आगे बढ़े। फल्गु नदी जो गया के पास से बहती है किन दो नदियों के संगम से बनी है? इसका सही जवाब होगा निरंजना और मोहाना। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देखें। पुनपुन नदी गंगा में कहाँ आकर के मिलती है? तो याद रखना है कि पुनपुन नदी जो है ये गंगा में फतुहा के पास आकर के मिलती है। इस प्रश्न को हम देखें, या पुनपुन नदी गंगा में कहाँ आकर के मिलती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा फतुहा। और पुनपुन के बारे में यदि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग अगर जानना चाहें तो पुनपुन नदी की जो उत्पत्ति होती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? तो इसकी उत्पत्ति होती है पलामू जिला में। ठीक है, यानी कि यह पलामू जिला से उत्पत्ति उसकी होती है। पलामू जिला कहाँ हो गया? तो यह हो गया झारखंड। और पुनपुन नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो याद रखना है ये बिहार में औरंगाबाद के समीप से ये प्रवेश करती है। और अगर हम लोग बात करते हैं इसकी सहायक नदी के बारे में, तो इसकी सहायक नदी एक तो हो जाती है दरधा। क्लियर है? और साथ साथ में एक इसकी बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका नाम है मोरहर। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। कर्मनाशा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो याद रखना है कर्मनाशा नदी जो है वह चौसा के समीप गंगा में आकर के मिलती है। और अगर हम लोग बात करते हैं कर्मनाशा नदी के विषय में कि कर्मनाशा नदी के बारे में कुछ और जानकारी है, तो कर्मनाशा नदी की जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो है वह विंध्य की पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, साथ साथ में एक और पॉइंट्स यहाँ पर याद रखना है कि यह नदी गंगा के सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर याद रखना है कि यह नदी जो है यह गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। कहाँ से? तो यह दक्षिण बिहार की यदि हम लोग बात करें तो। और यदि हम लोग उत्तर बिहार के बारे में पर चर्चा करें तो उत्तर बिहार में गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यह जो होगा ये हो जाएगा घाघरा। तो यहाँ पर याद रखना है कि कर्मनाशा नदी जो है यह नदी गंगा के सबसे पश्चिमी सहायक नदी है दक्षिण बिहार की ओर से देखते हैं तो। यानी कि अगर हम लोग जैसे गंगा के बारे में चर्चा करते हैं तो इधर से सबसे पश्चिमी सहायक नदी हो जाएगी ये वाली, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये घाघरा हो जाएगा। और इधर से अगर हम लोग देखें तो इधर से कौन हो जाएगा? तो इधर से है कर्मनाशा। ठीक है, तो कर्मनाशा जो है ये गंगा के सबसे पश्चिमी सहायक नदी यहाँ पर मानी जाएगी। ठीक है, और अगर हम लोग सबसे पूर्वी सहायक नदी के बारे में बात करते हैं गंगा की, तो यहाँ पर याद रखना है कि यह कौन सी नदी हो जाती है? तो इस नदी का नाम है महानंदा। महानंदा गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। हालांकि महानंदा नदी जो है ये गंगा में बिहार में नहीं मिलती है। ठीक है, यह पश्चिम बंगाल में मिलती है। और अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि जो बिहार में गंगा नदी में आकर के मिल जाती है, तो यह महत्वपूर्ण जो नदी है यह है कोसी नदी। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी दक्षिण से, तो कर्मनाशा हो जाएगा। उत्तर से घाघरा हो जाएगा। यदि बिहार में गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है तो ये कोसी हो जाएगा। और समान रूप से यदि हम लोग बात करें कि गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी, तो ये हो जाएगा पूर्वी ओर के, ये हो जाएगा महानंदा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है?
तो याद रखना है कि ककोला जलप्रपात जो है वह नवादा जिले में स्थित माना जाता है। राजगीर के जर्म गलकुंडों का जल किस तत्व के अधिकता के कारण त्वचा रोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यह गंधक मतलब है यह सल्फर की वजह से, ठीक है, ये अधिक लाभकारी मानी जाती है त्वचा रोगों के लिए। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध अग्नि कुंड किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध अग्नि कुंड जो है वह गया जिले में है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जलकुंड राजगीर में नहीं है? देखो यहाँ पर ध्यान देना है कि राजगीर में नहीं है, कई जलकुंड हैं बिहार में, ठीक है। तो इनमें ये पूछ रहा है कि कौन सा जलकुंड जो है वो राजगीर में नहीं है, ठीक है। तो सप्तधारा है, सीता कुंड है, या फिर जैसे हम लोग देख रहे हैं कि भीमा कुंड है। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो सप्तधारा जलकुंड है, ठीक है, तो ये कहाँ पर है? तो सप्तधारा जो है यह जलकुंड राजगीर में है। ये जलकुंड कहाँ पर है? तो ये राजगीर में है। सीता कुंड की यदि हम लोग बात करें तो सीता कुंड कहाँ है? तो सीता कुंड की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये मुंगेर जिला में है। भीमा बांध के बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो ये भी कहाँ पर है? तो यह भी जो है यह मुंगेर में है। तो इस तरह से ये दोनों जो है कर राजगीर में नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा बी और सी। मांझर जलप्रपात, तिलहर जलप्रपात, ठीक है, दुर्गावती या चियोर। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि बिहार में कई महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा जलप्रपात जो है का यानी कि सही मिलन नहीं है, ठीक है। तो मांझर जलप्रपात ये सही है। तेलहर अगर जलप्रपात के बारे में चर्चा करें ये भी तही सही है। दुर्गावती जलप्रपात के बारे में यदि हम लोग बात करें तो रोहतास ये भी सही है। जियोर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ है? तो जियोर जलप्रपात जो है यह किस जिला में है? तो जियार कुंड जलप्रपात के बारे में चर्चा करते हैं तो इसकी स्थिति कहाँ है? तो यह भोजपुर जिला में है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनमें से यहाँ पर फिर से कह रहा है कि कौन सा सही मिलन नहीं है। कई झीलों का यहाँ पर नाम दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। घोरा कटोरा राजगीर में सही है। गोगाविल कटिहार ये भी सही है। जगतपुर के बारे में यदि हम लोग पर चर्चा करते हैं तो जगतपुर झील जो है ये कहाँ है? तो यह झील भागलपुर में है। यह झील कहाँ है? तो यह झील भागलपुर जिले में है। तो सही मिलन नहीं है कि यही हो जाएगा। अनुपम झील जो है वो कैमूर में है, ये सही है। एक इन्फॉर्मेशन हम लोग को याद रखना है कि गोगाबिल झील जो है यह इस समय, ठीक है, छठे रामासर स्थल के रूप में यह चिन्हित किया गया है, ठीक है। और ये छवा रामासर स्थित स्थित बना है बिहार का। और साथ साथ में यदि भारत के बारे में चर्चा करें तो ये भारत का 94 यह रामासर स्थल के रूप में यह चिन्हित किया गया है, यानी गोगाबिल झील, ठीक है। पश्चिमी सोन नहर इनमें से किस जिले में सिंचाई की जाती है? पश्चिमी सोन नहर से सोन नहर इनमें से किस जिले में सिंचाई की जाती है? ठीक है। तो सोन नहर की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक तो हो जाता है पूर्वी सोन नहर। तो पूर्वी सोन नहर से अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो पूर्वी सोन नहर से पटना, जैसे यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो गया हो गया, इससे पटना हो गया। इसी से अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो औरंगाबाद हो गया। क्लियर है? अगर हम लोग बात करते हैं तो अरवल हो गया, ठीक है। साथ साथ में यदि हम लोग बात करते हैं तो जहानाबाद, यानी कि गया है, पटना है, औरंगाबाद हो गया, ठीक है, अरवल है, जहानाबाद है, यहाँ पर पूर्वी सोन नहर से सिंचाई की जाती है। और अगर हम लोग बात करते हैं पश्चिमी सोन नहर के बारे में तो पश्चिमी सोन नहर से अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो इनसे मुख्य रूप से कहाँ कहाँ सिंचाई की जाती है? तो बक्सर हो गया, ठीक है,
इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं तो कैमूर हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं तो यह भोजपुर हो गया, ठीक है। और साथ साथ में अगर हम लोग बात करते हैं तो रोहतास में यहाँ पर सिंचाई की जाती है। तो पूछ रहा है कि पश्चिमी सोन नहर से इनमें से किस जिले में सिंचाई की जाती है, ठीक है। पश्चिमी सोन नहर से, तो स्वाभाविक है कि इसमें सही जवाब हो जाएगा रोहतास। गया और औरंगाबाद जो है, यह किससे सिंचाई की जाती है, तो यह पूर्वी सोन नहर से दोनों जगह पर सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न करें, इनमें से कौन सा जलकुंड राजगीर में नहीं है, ठीक है। तो जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि सीता कुंड जो है, और अभी जस्ट को प्रश्न में पूछा भी गया था कि सीता कुंड जो है और जो भीम बांध है, ठीक है, यह तो राजगीर में है। कह रहा है कि राजगीर में है, तो सीता कुंड जो है यह कहाँ है, तो यह मुंगेर में है। भीम बांध भी कहाँ है, तो यह भी मुंगेर में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसी प्रकार से लगातार वीडियो आपके परीक्षा तक आते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और लगातार ये प्रश्नों की श्रृंखला जारी रहेगा। धन्यवाद।